बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा अगर तुम 3 महीने मेरी बीवी बनने का नाटक करो। मेरे बॉस ने मुझे ऑफर की तो मैंने फौरन कबूल कर ली। मैं बॉस की बीवी बनकर रहने लगी, पर हैरान हो गई जब देखा कि उनकी पहले से 3 बीवियां हैं और कम उम्र और हसीन हैं। तशवीश तो जब हुई जब मालूम हुआ कि सारी गूंगी हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी। जब ही मैं बॉस से बात करने उनके ऑफिस गई, लेकिन अंदर उनकी बात सुनकर कयामत टूट पड़ी। अब देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल अतिया गुनगुनाती लहराती बल खाती बावर्ची खाने में दाखिल हुई तो मैंने मुड़कर ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। वो नए ब्रांड के सूट में मलबूस, हल्का फुल्का मेकअप किए और लंबे सिल्की बाल अपने शानों पर फैलाए दुपट्टे का पल्लू लहराती बावर्ची खाने में घुस आई थी। मैं जो सख्त गर्मी के मौसम में सबका खाना तैयार करके हलकान हो गई थी, जलकर उसकी तैयारियों और चेहरे पर मौजूद खुशी को देखा। मेरा गर्मी और हब से बुरा हाल था, जबकि पसीना सूखने का नाम न ले रहा था। वो नक्सक सी तैयार हवाओं में उड़ रही थी। वो अभी नौकरी से वापस आई थी और बना बनाया खाना अपनी प्लेट में उतार रही थी। उसे देखकर मेरा दिल जल भून कर कोयला हो गया और मैं जले दिल के फपोले फोड़ दी बावर्ची खाने से बाहर निकल आई। मैंने बरामदे का पंखा पूरी रफ्तार से चलाया और नीचे खड़ी होकर अपना पसीना सुखाने लगी। वो कुछ ही देर में अपनी मतलूबा चीजें लेकर बाहर निकली और गुनगुनाती हुई दोबारा से अपने कमरे में गायब हो गई, जबकि मैं पुरसोच नजरों से उसके बंद कमरे के दरवाजे को देखने लगी। मेरा नाम फरवा है। हम 4 बहनें थीं, जबकि मेरा कोई भाई न था। अब्बा एक सरकारी मुलाजिम थे, मगर कुछ साल पहले उनका इंतकाल हो गया था। अब्बा ने अपनी जिंदगी में हमारे मकान का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे रखा था, जिसका किराया आता। अब्बा की पेंशन भी अम्मा के हाथ में आ जाया करती, जिससे हमारे महीने का गुजारा हो जाता। हालात बहुत अच्छे न थे तो बहुत बुरे भी न थे। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर चूंकि घर में सबसे बड़ी थी, लिहाजा ज्यादा जिम्मेदारी भी मेरे सर थी। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही अम्मा ने मुझे घर के कामकाज में अपना हाथ बटाने में शामिल कर लिया। अम्मा का हाथ तो क्या बटाना था। अम्मा ने जब मुझे काम में मशगूल देखा तो सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालकर खुद जान छुड़वाई। अब गर्मी और सर्दी, हर मौसम में मुझे ही खाना पकाना पड़ता है। काम सिर्फ खाना पकाने की हद तक महदूद होता तो भी ठीक था, मगर बल्कि घर के कई इजाफी काम भी अम्मा ने मेरे सर ही डाल दिए थे और खुद न जाने किन सैर सपाटों पर निकल जाती। मैं तो हैरान थी कि अम्मा ने काम से ऐसे जान छुड़वाई थी जैसे हम बहनें और काम उनके सर का कोई बोझ हो, जो उन्होंने सारा का सारा मेरे सर पर डाला और खुद कन्नी कतराकर एक तरफ से निकल गई। बहनों को स्कूल भेजने से लेकर खाना पकाना, कपड़े धोने, इस्त्री करने तक की जिम्मेदारी मेरी ही थी, जबकि सफाई के लिए मैं छोटी बहनों को आवाज़ें लगाती तो वो जल्दी जल्दी सफाई कर देती। बाकी काम करना उनके बस में न था। अम्मा का कहना था कि तुम बाकी बहनों को भी काम में लगाओ तो तुम्हारी मदद भी हो जाया करेगी और वो कुछ सीख भी लेंगी। मुझसे छोटी अतिया अपनी पढ़ाई में मगन रहती और अपनी पढ़ाई का बहाना लगाकर काम करने से इनकार कर देती। अम्मा भी उसे कुछ न कहती। उनका कहना था कि तुमने भी तो पढ़ाई के दौरान काम न किया था, लिहाजा इसको भी पढ़ लेने दो। पढ़ने के बाद इसने ये सभी करना है। मैं तसल्ली से बैठी रहती कि चलो कोई नहीं, इसकी पढ़ाई भी कुछ अरसे की रह गई है। पढ़ाई मुकम्मल होते ही वो घर के कामकाज में मेरा हाथ बटाया करेगी। मगर मेरा ये ख्वाब ही रह गया। उसने पढ़ाई से फारिग होते ही फौरन नौकरी कर ली। उसे शहर की अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। वो सुबह सवेरे बन ठन कर निकल जाती और दफ्तर के एसी में बैठकर काम करती, और शाम को उसकी वापसी होती तो बना बनाया खाना उसको तैयार मिलता। वो मज़े से खाना खाकर सो जाती और फिर रात गए उठती और अपने मोबाइल फ़ोन में लगी रहती। उसकी ज़िंदगी में रावी ने चैन ही चैन लिखा था, जबकि मुझे उसका चैन किसी सूरत हजम न होता। मैं यहाँ घर के कामों में बुरी तरह फंस गई थी। मैं अपने आप को कमअकल तस्वुर करती कि अम्मा ने मुझे कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना रखा था और घर के कामों में उलझा दिया था। मेरा कोई अच्छा रिश्ता भी मौजूद ना था जो अम्मा मेरी शादी ही कर देती, बल्कि अम्मा ने तो अभी तक रिश्ते के लिए कोई कोशिश ही न की थी। शायद अम्मा को इस बात का इत्मीनान था कि अभी उनकी जिम्मेदारी से जान बची हुई है। मेरी शादी होते ही उनके ऊपर दोबारा से घर के कामकाज की जिम्मेदारी आन पड़ेगी, लिहाजा उनका फिलहाल मेरी शादी करने का कोई इरादा न था। मैंने अतिया को कई बार समझाने की कोशिश की कि वो कम से कम रात के खाने में मेरा हाथ बटाया करे, मगर उसके कानों पर जूं तक न रेंगती। उसका कहना था कि वो दिन भर की थकी हारी दफ्तर में दिमाग खपा कर आती है, लिहाजा वो घर के काम में अपने आप को मजीद नहीं खपा सकती। मैं उसकी इस सोच पर हैरान थी। भला सारा दिन एसी के कमरे में बैठकर काम करने से कैसी थकन होती है, मगर मैं भी क्या कर सकती थी। अब जबरदस्ती उसको बालों से पकड़कर बावर्ची खाने में तो नहीं घुसा सकती थी।
लिहाजा चुप हो बैठी। मैं अतिया को रोज़ बरोज़ नए नए जोड़ों में देखती तो मेरा दिल चाहता कि मैं भी ऐसे जोड़े पहनूं और हल्का फुल्का मेकअप करके तैयार हूं, मगर मेरे पास ऐसे कपड़े ना थे। अम्मा मुझे कपड़े बना कर ना देती। उनका कहना था कि तुमने कौन सा कहीं रोज़ बरोज़ बाहर जाना है, उन्हें ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है, लिहाजा तुम फजूल खर्चियाँ ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कभी कोई अच्छा जोड़ा खरीद भी लेती तो अम्मा वो मेरी शादी के लिए पेटी में रखवा देती और मुझे सिलवाने न देती, जबकि अतिया खुद अपनी तनख्वाह से अपने लिए नए नए जोड़े और मेकअप की चीज़ें और जूते खरीद कर लाती। लिहाजा मैंने सोच लिया था कि मैं घर के कामों में पिसने के बजाय नौकरी करूंगी। आखिर मैं पढ़ी लिखी थी। जब अतिया को इतनी अच्छी नौकरी मिल सकती है तो मुझे क्यों ना मिल सकती थी। मैंने भी अम्मा को अपने इस इरादे के बारे में न बताया। शायद वो मुझे नौकरी न करने देती, क्योंकि उन्हें घर के कामकाज के लिए एक बंदा तो चाहिए ही था। अतिया की नौकरी से उनको क्या फ़ायदा पहुंच रहा था। वो अपनी सारी तनख्वाह अपने ऊपर ही लगा दिया करती थी। अम्मा के हाथ पर तो एक पैसा भी न रखती थी। मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर अतिया के दफ्तर से आने के इंतज़ार में बैठ गई। जैसे ही वो दफ्तर से आई और अपना खाना लेकर कमरे में गई, मैं भी उसके पीछे ही चल दी। मुझे भी नौकरी करनी है, मैं कौन से दफ्तर में दरखास्तें दूँ। मैंने जाते ही अतिया से अपने काम की बात पूछी तो उसने हैरान होकर मुझे देखा। ये तुम्हें बैठे बिठाए नौकरी करने का ख्याल कैसे आ गया? बस आ गया है। मुझे ये बताओ कि मुझे कहाँ कहाँ दरखास्तें देनी चाहिए। मैंने इसरार किया तो उसने मुझे अपनी सीवी तैयार करके देने को कहा। मैं खुद ही तुम्हारी सीवी अपने दफ्तर और बाकी कंपनियों में भी दे दूंगी, तुम मुझे अपनी सीवी तैयार करके देना। उसने कहा तो मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे उस पर एतबार ना था, लिहाजा मैंने उससे सारी मालूमात इकट्ठी कर ली और एक दिन खुद ही जाकर तमाम कंपनियों में अपनी सीवी दे आई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी किसी कंपनी से फ़ोन आ जाएगा। मुझे सीवी देने के एक हफ्ते बाद ही कॉल मौसूल हो गई थी और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। मैं खुशी खुशी अम्मा को बताए बिना ही इंटरव्यू देने चली गई। मेरी खुशी की इंतहा न रही जब बॉस ने मुझे देखते ही मुंतखब कर लिया। तनख्वाह भी काफ़ी माकूल थी। शुरुआत के लिए तो इतनी तनख्वाह काफ़ी थी, लिहाजा मैं मान गई और उनको अपने अगले दिन आने का कहकर वापस चली आई। मैंने अम्मा को अपनी नौकरी लग जाने का बताया तो वो हैरत से मुझे देखने लगी। तुम कैसे नौकरी करोगी? क्यों अम्मा, मेरे नौकरी करने में क्या हर्ज है भला? जैसे अतिया करती है वैसे मैं भी कर लूँगी। मुझे तो मालूम था कि अम्मा को मेरी नौकरी करने पर एतराज़ होगा, मगर घर का काम कौन संभालेगा? मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं घर के कामकाज करूं। अम्मा ने बुरा समूह बनाते हुए असल बात की थी। आप फिक्र न करें अम्मा, घर के कामों के लिए आपको एक मुलाजमा रख दूंगी। ज़्यादातर काम वही कर लिया करेगी और बाकी काम मैं दफ्तर से आकर निपटा लूंगी। मैंने अम्मा को तफसील से समझाया तो वो फ़ौरन ही समझ गई। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, तुम मुलाजमा का इंतज़ाम कर देना, बाकी मुझे कोई ज़्यादा फिक्र नहीं। तुम भी नौकरी करो, अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अम्मा खुशी खुशी बोली तो मैं भी मुतमईन हो गई कि चलो ये बेड़ा तो पार हुआ। मैं अपने अगले दिन ऑफिस जाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश थी, लिहाजा मैं सुबह से ही तैयारियों में लग गई। मैंने चंद दिनों में दफ्तर का काम अच्छे से संभाल लिया था, लिहाजा दफ्तर में मेरा नाम बन गया। अभी मुझे नौकरी करते 15 दिन ही हुए थे, मगर मेरी वहाँ मौजूद सभी कुलीग से अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। मेरे पास चूँकि अच्छे कपड़े और मेकअप नहीं था, लिहाजा मैं अतिया की चीज़ें इस्तेमाल करती रही। उसके पास रंग बिरंगे कपड़े और मेकअप की बेतादाद चीज़ें मौजूद थीं। मैंने हल्का फुल्का मेकअप करना भी अतिया से सीख लिया था। वो मेरी इस मामले में काफ़ी मदद कर रही थी, क्योंकि उसे इन्हीं कामों का शौक़ था। घर के सादा हुलिये में काम कर करके मेरी खूबसूरती मान पड़ती जा रही थी, जबकि अब मुझे मालूम हुआ था कि मैं बेइंतहा खूबसूरत थी। मैं ज़रा सी तैयार होती तो मेरे सामने तो अतिया भी फीकी लगने लगती। हमारी कंपनी के 2 बॉस थे, एक तो शौकत साहब और दूसरा उनका बेटा कामरान। वो दोनों मिलकर इस कंपनी को संभाल रहे थे। हमारी अक्सरी मीटिंग्स चलती रहती थी। शौकत साहब और कामरान दोनों ही मीटिंग में मौजूद हुआ करते। वो दोनों ही निहायत शफीक और अच्छे इंसान थे। वो अपने तमाम वर्कर्स से बहुत अच्छी तरह से बातचीत करते। मैंने कभी उनको गुस्सा करते या नाराज़ होते हुए न देखा था। मैं दफ्तर में अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ थी। दफ्तर के औकात ख़त्म होने में 10 से 15 मिनट ही रहते थे। मैं बार बार घड़ी देखते हुए वक्त ख़त्म होने के इंतज़ार में थी, क्योंकि आज मुझे घर जाने की बहुत जल्दी थी। कुछ लोग मुझे देखने आ रहे थे, लिहाजा अम्मा ने मुझे सुबह ही कह दिया था कि मैं वक्त पर घर पहुंच जाऊं। दफ्तर के औकात ख़त्म हुए तो मैं अपना बैग उठाकर बाहर की जानिब चल दी। अभी मैं दफ्तर से बाहर निकली भी ना थी कि मुझे ऑफिस बॉय ने आकर शौकत साहब का पैगाम दिया कि वो मुझे बुला रहे थे। मैं फ़ौरन ही रुक गई और उनकी बात सुनने चल दी। वो दफ्तर में बैठे गंभीर सोच में मुब्तला थे। मुझे देखते ही कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं उनके सामने जा बैठी।
मगर वो कुछ न बोले और चुपचाप मुझे देखते रहे। मैं उनके इस तरह देखने पर कुछ हैरान थी। सर, आपने मुझे बुलाया? आपको कोई काम था? दरअसल मुझे आज घर जाने की जल्दी है। उनकी खामोशी पर मैंने खुद ही उन्हें मुखातिब किया तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, मुझे तुमसे काम है। दरअसल मैं एक मुश्किल में गिरफ्तार हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो बोले तो मैंने हैरान नज़रों से उन्हें देखा। भला मैं उनकी क्या मदद कर सकती हूँ? फिर भी पूछना मेरा फ़र्ज़ था, लिहाजा मैं फ़ौरन ही बोली, जी सर, बताइए। मेरे बस में जो कुछ भी हुआ मैं ज़रूर करूँगी। मेरे जवाब से उन्हें काफ़ी तसल्ली हुई और उनके चेहरे पर कुछ इत्मीनान उतर आया। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि 3 माह तक तुम मेरी बीवी बनने का नाटक करो। उनकी बात मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने हैरान नज़रों से उनकी जानिब देखा था। मैं तुम्हें इसके बदले 10 लाख रुपए दूंगा। उन्होंने अपनी अगली बात की तो मैं चौंक गई। 10 लाख बड़ी रकम थी, मगर मैं सिर्फ दौलत की लालच में कोई गलत काम नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैं उनसे मजीद तफसीलात जानने लगी। मुझे तजस्सुस भी था कि वो मुझसे ये ड्रामा क्यों करवाना चाहते हैं। इसमें उनका अपना क्या फ़ायदा था? सर, आप मुझे तफसील से बताइए, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? मैंने तजस्सुस से भरपूर लहजे में पूछा तो वो मुझे तफसील से समझाने लगे। दरअसल बात यह है कि मेरी पहली बीवी के इंतकाल को एक अरसा गुजर गया है, मगर मैं आज तक उसको भूल ना पाया हूँ। कामरान मेरा इकलौता बेटा है। कामरान ने और उसकी दादी ने मिलकर खूब जोर लगा रखा है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, जबकि मैं किसी से भी शादी करने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। मेरी खाला की बेटी अफशां, जो बरसा बरस से मेरे इंतज़ार में बैठी है, वो आजकल बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस आई है, जो कि 3 माह के लिए यहीं रहेगी और फिर वापस चली जाएगी। अम्मा, अफशां और कामरान तीनों यही चाहते हैं कि मैं अफशां से निकाह कर लूँ और उसे इज्जत से अपने घर में बसा लूँ। अफशां शुरू से ही मुझे पसंद करती है। वो मुझसे 15 बरस छोटी है, लेकिन मैं आज तक उसके लिए अपने दिल में कोई जज्बा महसूस नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ कि इस बार कुछ ऐसा करूँ कि अफशां की मुझसे जुड़ी तमाम उम्मीदें दम तोड़ जाएं। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि मैं दफ्तर में ये मशहूर कर दूँ कि मैंने किसी से खुफिया निकाह कर रखा है, जिसकी वजह से अम्मा और कामरान दोनों ही मुझे शादी पर जोर ना दें। अफशां भी वापस अपनी ज़िंदगी में लौट जाए। मेरी तरफ से मायूस होकर वो शायद अपना घर बसा ले। मैं ज़बरदस्ती की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता कायम नहीं करना चाहता, इसीलिए मुझे इस काम में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मगर सर, मैं ही क्यों? बॉस के जवाब से मुझे तसल्ली तो हुई थी, पर अभी भी मेरे जहन में ये सवाल मचल रहा था कि बॉस ने इस काम के लिए मेरा ही इंतखाब क्यों किया। दफ्तर में और काफ़ी लड़कियां थीं जो मुझसे ज़्यादा बेहतर बॉस को जानती थी, क्योंकि दफ्तर में काम करने वाली पुरानी सभी लड़कियों को कामरान बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वो काफ़ी अरसे से हमारे पास काम कर रही हैं। उनके साथ मैं ये ड्रामा ज़्यादा अरसे तक न रचा पाऊंगा और कामरान के सामने मेरा पोल जल्द ही खुल जाएगा। जबकि तुम अभी नहीं हो, तुम्हारे बारे में दफ्तर का कोई भी वर्कर ज़्यादा कुछ नहीं जानता। हमें ये सब ड्रामा सिर्फ दफ्तर की हद तक करना होगा। इसके अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। बॉस ने मुझे तफसील से समझाया तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। मुझे उनकी परेशानी समझ में आ गई थी। वो 40-45 साल की उम्र के शख्स थे और कामरान के बाप के बजाय बड़े भाई लगा करते थे। यकीनन उनकी पहली शादी कम उम्र में ही हो गई थी। मैं आपको सोचकर 1-2 दिन में बताऊंगी, मैंने उनको कहा और घर वापसी के लिए निकल पड़ी। मैं सोच में गुम थी। मुझे समझना आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। दरअसल अब्बा की वफात के बाद हमारी ज़रूरतें तो पूरी होती रहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें थीं जिनके लिए हमें अपना दिल मारना पड़ता। अतिया ने तो नौकरी करके अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ली थी, जबकि मुझे नौकरी किए भी 2 महीने ही हुए थे और मैंने अपनी तनख्वाह से अम्मा को एक मुलाजमा भी रख दी थी। लिहाजा मेरे पास इतने पैसे न बचते कि मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। फिर अम्मा और मेरी छोटी बहनों की भी लातादाद ख्वाहिशें थीं जो हम पूरी करने से कासिर थे। घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। मेरी शादी के लिए भी पैसों की ज़रूरत थी। अम्मा ने कुछ रकम तो जमा कर रखी थी, मगर अम्मा ने वो तमाम रकम अपनी एक ही बेटी की शादी पर थोड़ी लगा देनी थी। बाकी बेटियों का भी सोचना था। 10 लाख रुपए एक अच्छी बड़ी रकम थी और फिर मुझे सिर्फ 3 माह के लिए तो ये ड्रामा करना था। दफ्तर में कौन सा कोई मेरा रिश्तेदार बैठा था जो ये बात मेरे घर वालों या रिश्तेदारों को पता चलती, और वैसे भी 3 माह बाद दफ्तर वालों को भी सच पता चल ही जाना था। लिहाजा परेशानी की कोई बात ही न थी। मैंने खूब सोच समझकर फैसला ले लिया था। चूंकि मुझे ड्रामा दफ्तर की हद तक ही करना था, लिहाजा मैंने अम्मा और अतिया को भी बताना ज़रूरी न समझा और बॉस के सामने इस काम की हामी भर ली। बॉस ने चंद ही दिनों में दफ्तर के तमाम लोगों के सामने यह ऐलान कर दिया कि उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया है, बल्कि उन्होंने सबके लिए एक पार्टी भी रखी थी। दफ्तर में सभी ये सुनकर हैरान थे।
जबकि कामरान साहब का चेहरा तो देखने लायक था। उनके चेहरे पर हवाइयां ही उड़ गई थी। उन्हें इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, मगर मैं अपने बॉस के पहलू में बैठी उनकी बीवी होने की भरपूर एक्टिंग कर रही थी। हमारा ड्रामा काफ़ी हद तक कामयाब रहा था, क्योंकि किसी को भी हम पर किसी किस्म का कोई शक न हुआ था। मगर उस दिन के बाद से दफ्तर में मौजूद तमाम लोगों का रवैया मेरे साथ बदल गया था। वो मेरे मुंह पर तो कुछ न कहते, मगर चुपचाप मुझे हैरान नज़रों से तकते। मुझे लगा था कि दफ्तर का खुशगवार माहौल कुछ अजीब से माहौल में बदल गया है। मैं अब सबके साथ पहले की तरह फ्री ना हो पाती और चाहने के बावजूद भी पहले जैसा माहौल ना कायम कर पाती। मैं बॉस की बीवी बनने का कामयाब ड्रामा रचाए हुए थी। वो मुझे अपनी माँ से मिलवाने भी ले गए, जो एक बूढ़ी औरत थी। वो भी हैरान नज़रों से मुझे देख रही थी। उन्होंने अपनी माँ को बताया था कि उन्होंने मुझे एक दूसरे घर में रखा हुआ है। उनकी बूढ़ी माँ को जल्द यकीन आ गया था कि मैं ही शौकत साहब की बीवी हूँ। मैं दफ्तर में अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ थी कि काउंटर पर एक कम उम्र खूबसूरत खातून आ मौजूद हुई। वो काउंटर पर मौजूद वर्कर से इशारों में बातें करने लगी। कुछ देर में शौकत साहब के कमरे में दाखिल हो गई। मुझे इस बारे में तजस्सुस पैदा हुआ कि वो कौन थी। लिहाजा मैंने काउंटर पर मौजूद अनीला के पास जाकर उससे पूछा कि वो लड़की कौन थी और किस सिलसिले में आई थी। अनीला ने मुझे बताया कि वो शौकत साहब की बीवी है। तो मैं हैरान रह गई, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उससे पूछा तो उसने तंजिया मुस्कुराहट से मुझे देखा। उनकी ना सिर्फ एक बीवी है, बल्कि 2 बीवियां और भी हैं, जो इतनी ही खूबसूरत और हसीन हैं। उसने मुझे तंजिया लहजे में बताया तो मुझे उसकी बात पर यकीन ना आया। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने उससे कहा। बॉस ने मुझे बताया था कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था। उसके बाद उन्होंने शादी न की थी। मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो जाकर शौकत साहब से ही पूछ लो। उसने मुझे करारा सा जवाब दिया और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मैं कुछ देर काउंटर पर खड़ी सोच में गुम रही। मुझे अनीला की बात पर बिल्कुल यकीन ना आया था। थोड़ी देर में वो खूबसूरत लड़की बॉस के कमरे से बाहर निकल आई और दोबारा काउंटर पर चली आई। मैंने उससे पूछा कि क्या वो शौकत साहब की बीवी है, तो उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया और चुपचाप बाहर की जानिब चल पड़ी। ये गूंगी है, मुझे अनीला की आवाज़ सुनाई दी तो मैं चौंक गई। तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। शौकत साहब की बाकी 2 बीवियां भी गूंगी हैं। उसने मुझे बगैर पूछे ही बाकी 2 के बारे में भी मालूमात फराहम कर दी थी। मुझे तजस्सुस के साथ साथ तशवीश भी थी कि ये क्या मामला है। बॉस को मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। उनकी तीनों बीवियां गूंगी क्यों थीं। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। कहीं बॉस ने मुझे बेवकूफ़ तो ना बनाया। और अनिला को अगर ये बात मालूम थी तो इसका मतलब था कि दफ्तर में बाकी लोगों को भी ये बात मालूम थी कि बॉस शादीशुदा है। मुझे इस बारे में ज़रूर उनसे बात करनी चाहिए। लिहाजा मैं बॉस के कमरे की तरफ बढ़ गई, मगर अंदर से आने वाली बॉस की आवाज़ सुनकर मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। कामरान, तुम फिक्र ना करो, वो अब फरवा के बारे में सोचेगा भी नहीं और मेरी बेटी रक्षंदा से शादी करेगा। उसकी फरवा से 4 दिन की मोहब्बत मैंने पानी में बहा दी है। बॉस कहका लगाकर हंसा था। मैं रक्षंदा से उसकी शादी होते ही उसे अगले जहां में भेज दूंगा और किसी को भी मुझ पर शक तक ना होगा कि मैंने अपने दामाद को मरवा दिया है। फिर देखना, उसकी सारी दौलत मेरी होगी। बॉस फोन पर किसी से बात करने में मशगूल था। मैंने जो कुछ सुना मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया कि ऐसा कैसे मुमकिन था। उसने मुझे कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना लिया था। मैं बॉस के कमरे में दाखिल हो गई। मेरा खून गुस्से से खौल रहा था। मुझे यकीन ना आ रहा था कि वो इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। मुझे कमरे में दाखिल होते देखकर बॉस चौंक गया। ये सब क्या है? आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अगर ऐसा कुछ था तो आपको मुझे पहले ही हकीकत बता देनी चाहिए थी। मैंने इस्तफसार किया तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। यानी कि तुमने सब कुछ सुन लिया है? जी हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अगर मुझे पता चलता कि इस सब के पीछे आपकी अपनी गर्ज छुपी थी तो मैं कभी भी आपकी इस साजिश का हिस्सा न बनती। मैं गुस्से में बल खाती बोली। तो वो मेरी परेशानी देखकर मुस्कुरा उठा। हाँ, मगर अब तो जो होना था वो हो गया। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुम किस किस को सच्चाई बताओगी? कोई तुम्हारी बात पर यकीन न करेगा, क्योंकि पूरा दफ्तर जानता है कि तुम मेरी बीवी हो। उसने इत्मीनान से जवाब दिया तो मैं हैरान रह गई। मैं आपकी हकीकी बीवी नहीं हूँ। मुझे ये बताने में ज़रा वक्त न लगेगा कि आपने मुझे ये सब ड्रामा करने के लिए कहा था, और अब तो मुझे हकीकत भी मालूम हो गई है कि आप ये ड्रामा क्यों करना चाहते थे, जबकि आपने मुझसे झूठ बोला था। मैंने गुस्से से चीख कर कहा, मगर उस पर मेरी बात का कोई असर न हुआ। देखो, अगर तुमने अब तक मेरा साथ दिया है तो ये मत भूलो कि तुम्हारी मतलूबा रकम तुम्हें अभी भी नहीं मिली है
तुम्हें 10 के बजाय 20 लाख देने को भी तैयार हूं। बस तुम्हें मेरे मंसूबे में मेरा साथ देना होगा। वो इत्मीनान से बोला तो मैं उसकी ढटाई पर हैरान रह गई। मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैं कोई भी ऐसा काम न करूंगी जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचे। आपने मुझे जो वजह बताई थी, मैं सिर्फ उस वजह के तहत ये ड्रामा करने को तैयार थी। अब मैं मजीद ये ड्रामा नहीं करूंगी। मैंने साफ साफ जवाब दिया और वहां से बाहर निकलने के लिए मुड़ी। अगर तुमने किसी को कुछ भी सच बताने की कोशिश की तो मैं तुम समेत तुम्हारे सारे खानदान को गोलियों से भून डालूंगा। मुझे अपने पीछे बॉस की सर्द आवाज सुनाई दी तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने मुड़कर देखा तो उसके हाथ में पिस्तौल देखकर मैं सन्नाटे में रह गई। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कांपती आवाज में बोली। वो अपनी जगह से उठकर मेरे करीब चला आया और पिस्तौल मेरी कनपटी पर रख दी। तुम्हें जिंदगी प्यारी है कि मौत? तुम अभी फैसला कर लो। मैं पिछले 10 सालों से ये मंसूबा बना रहा हूं। मैं इस 2 महीने में तुम्हें इस पर पानी नहीं फेरने दूंगा। वो सफाकियत से बोला तो मैं कांप कर रह गई। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और अंदर दाखिल होने वाले कामरान को देखकर मुझे सुकून का सांस मिला, जबकि बॉस ने घबराकर पिस्तौल अपने पीछे छुपा ली। मैं फौरन ही कामरान के पीछे छुप गई। मेरे चेहरे से डर वाज़ेह था। वो मेरी हालत देखकर हैरान था। इन्होंने अपने हाथ में पिस्तौल छुपा रखी है। मैंने फौरन ही कामरान को शिकायत लगाई तो शौकत गड़बड़ा गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कामरान ने आगे बढ़कर उसके हाथ से पिस्तौल ले ली। ये सब क्या हो रहा है बाबा? वो हैरानी से बोला था। मैं बताती हूँ। मैं शौकत की तरफ देखकर बोली थी। उसकी धमकी की वजह से मैं कामरान को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। क्या आप इनके सगे बेटे नहीं हैं? मैंने कामरान से पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं, ये मेरे चाचू हैं। इन्होंने मुझे बेटे की तरह पाला है, इसीलिए मैं इनको बाबा कहकर पुकारता हूँ। उसने मुझे तफसील बताई तो मैंने गहरा सांस लिया। दरअसल मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। इन्होंने मुझसे शादी का नाटक करने को कहा था और वजह ये बताई थी कि वो किसी अफशा नामी औरत से शादी नहीं करना चाहते, जबकि कामरान और आपकी दादी इन पर दबाव डाल रहे थे कि ये अफशा से शादी कर लें। मैंने बॉस के चेहरे पर नज़र डालते हुए कामरान को तफसील से समझाना चाहा, जबकि बॉस ने मुझे नज़रों ही नज़रों में बाज रहने का कहा। इन्होंने मुझे इस काम के लिए 10 लाख रुपए की पेशकश की थी और मैं भी 10 लाख के लालच की वजह से इनका साथ देने को तैयार हो गई थी। जब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि इस सब के पीछे इनकी क्या साजिश है, जबकि मुझे आज ही मालूम हुआ जब ये किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। ये आपकी दौलत पर कब्जा जमाना चाहते हैं और आपके नाम की तमाम दौलत अपने नाम लगवाना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे पसंद करने लगे हैं और मुझसे शादी के ख्वाह हैं, पर इन्होंने मुझसे शादी इसलिए की ताकि आपको मुझसे शादी करने से बाज रख सकें, क्योंकि ये अपनी बेटी की शादी आपसे करना चाहते हैं और आप अगर मुझसे शादी करते तो आपकी दौलत इनके हाथ कभी न लग सकती। लिहाजा इन्होंने ये मंसूबा बनाया ताकि आप यही समझते रहें कि मैं अब इनकी बीवी और आपकी चाची बन चुकी हूँ। लिहाजा आप मुझसे शादी करने के बारे में सोचे भी ना और मायूस होकर इनकी बेटी से शादी कर लें। इस तरह सारी की सारी दौलत इनके हाथ में आ सकती है। मैंने फ़ोन पर सुनी सारी गुफ्तगू कामरान को बता दी थी। वो हैरान परेशान था। शौकत फौरन ही बीच में बोला था, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ये मुझसे रकम हथियाना चाहती थी तो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। ये सब बिल्कुल सच है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन में दिखा देती हूँ। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन आगे किया जिसमें वीडियो मौजूद थी, क्योंकि मैंने जब शौकत को फ़ोन पर बात करते सुना तो मैंने फ़ौरन ही उसकी वीडियो बना ली थी ताकि मेरे पास सबूत रहे। वीडियो देखकर कामरान को मेरी बात पर यकीन आया। उसने हैरानी से अपने चचा की तरफ देखा। मुझे आपसे ऐसी बिल्कुल उम्मीद न थी बाबा, वो मायूस लहजे में बोला। तो शौकत बीच में बोल पड़ा, मैं क्या करता? तुम्हारे बाप ने मरने से पहले सारी दौलत तुम्हारे नाम लगा दी थी। ये सच है कि ये सब कुछ उसकी मेहनत का नतीजा था, मगर मैं भी आखिर उसका भाई था। कुछ न कुछ हिस्सा मेरा भी बनना चाहिए था। मैं इतने अरसे से तुम्हें और तुम्हारे कारोबार को संभाल रहा हूँ, मगर मेरे हिस्से में आज तक क्या आया? महीने के चंद लाख रुपए के सिवा मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं। तुम्हारे बालिग होने के बाद सारी ज़मीन और जायदाद तुम्हारे नाम पर ही हो गई। लिहाजा मैं भी ये चाहता था कि सब कुछ मेरे नाम आए। इसीलिए मैं रक्षंदा से तुम्हारी शादी करवाना चाहता था, मगर ये फरवा जाने कहाँ से दरमियान में कूद पड़ी। तुमने अपनी दादी से इजहार किया कि तुम्हें दफ्तर में नई आने वाली लड़की फरवा से मोहब्बत हो गई है और तुम इससे शादी करना चाहते हो। तो अम्मा जी भी ये सुनकर खुश हो गई कि बिलाखिर तुमने शादी के लिए इकरार कर ही लिया। मैंने उस दिन छुपकर तुम्हारी बात सुन ली थी। मैं तो अरसे से ये मंसूबा बनाए बैठा था
कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा और तुम्हारी सारी दौलत हथिया लूंगा। मैं अपने मंसूबे पर किसी सूरत पानी फिरते नहीं देख सकता था। लिहाजा फरवा को शादी से दूर रखने की मेरे जहन में यही तरकीब आई कि मैं ही फरवा से शादी कर लूं, ताकि तुम इसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल कर मेरी बेटी से शादी कर लो और मैं तमाम दौलत का मालिक बन सकूं। मुझे मालूम था कि फरवा इतनी जल्दी शादी के लिए कभी नहीं मानेगी, लिहाजा मुझे ये नाटक करवाना पड़ा। कामरान पर बहुत भारी सदमा था। वो कुछ बोलने के काबिल न रहा था। उसने मुझे वहां से निकलने का इशारा किया और खुद भी चुपचाप बाहर निकल आया। आइए, मैं आपको घर छोड़ दूं, नहीं तो आपकी जान को खतरा होगा। कामरान ने गाड़ी में मुझसे मोहब्बत और अपनी बेकरारी का इजहार किया था, मगर मैंने ये फैसला अम्मा पर छोड़ते हुए खामोशी इख्तियार कर ली थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।